क्या था कि इसमें आपने ये देखना है कोई भी चीज ऐसी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो कुकिंग जल्दी करेगी, क्योंकि उसके अंदर पड़ी चीज को हीट ज्यादा मिलेगी। इसमें भी अगर हम सलाइन वाटर को देखें तो ये नॉर्मल सलाइन जो होते हैं ना, ये बोतल होती है, ये सलाइन साल्ट वाले जो ना साल्ट से रिलेटेड है। सैलिनिटी आपने ये शायद सुना हुआ हो, कुछ जमीन जो होती है वो सेम वाली कलर वाली, उसको सलाइन अर्थ भी बोलते हैं। तो ये नमकियात इससे रिलेटेड है, साल्ट। तो साल्ट उसके अंदर डिजोल्व होता है, तो डेफिनेटली सॉल्ट डिजोल्व होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से उसकी जो होगी वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से कुक उसके अंदर जो फूड है वो जल्दी तैयार हो जाए। An aqueous solution boils at 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, इट शुड फ्रीजेस एट, हाँ जी क्या होता है? 0 डिग्री 0 में -1.86। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर का होता है। अब देखें वाटर के अंदर अगर आप सॉल्यूट डालेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो उसका जाएगा। 0 होता है, ठीक है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है उससे कम वैल्यू होगी। कम कितनी होगी? एन एक्वस सोल्यूशन बॉयल्स एट, ये 1 मोलर के लिए बताया हुआ है। अब 1 मोलर का जो के बी कांस्टेंट है बिलियोस्कोपिक वो 0.52 था, और इसका के एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वो था 1.86। तो 0 से उतना कम होगा तो ये 1.86 होगा। ये जरा वैसे कंफर्म कर लीजिएगा बुक से, ये 0.86 है यही है या सर, 1 माइनस 1.86 1.8? -1.86। 1.86 कैसे होगा? मतलब ये वैल्यू है जो याद करनी है? ये हाँ जी ये वैल्यू है, ये के एफ वाली वैल्यू है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर 1 मोलर के लिए, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर एलिवेशन जो है वो वाटर। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर वो 0.52 होता है, वो ऊपर बताया गया। 1 मोलर के लिए मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है जी। नेक्स्ट इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट वेपर प्रेशर। अब वही बात आ गई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। कम हो जाएगा। अब इसमें आपने देखना है कि किसके आयन सबसे ज्यादा बनेंगे। 10% मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन है, 10% कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है, उसके बाद 10% पोटेशियम क्लोराइड है, और 10% सोडियम क्लोराइड। अब देखें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का, अब वो बात आ गई जो पहले आप कर रही थी, वो जो पहले नहीं बात हो रही थी हमारी कि मैथ्स के लिहाज से। अब आपके पास 10% सबका है। अब 10% का मतलब 10 आउट ऑफ 100, तो 1000 में कितना होगा? 100 में 10 हो तो 1000 में 100 कितना? over 1000। 100। 100 हो जाएगा। अब 100 ग्राम ऑफ ईच लेना है आपने, मतलब 100 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 100 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, और 100 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड है। सोडियम। अब इसकी मोलैलिटी आपने फाइंड करनी है। मोलैलिटी के लिए क्या करते हैं, मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मैस, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मैस, और सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस, पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मैस, ये आप निकालेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएंगे, और जिसके जितने ज्यादा मोल होंगे उसकी मोलैलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मोल किसके ज्यादा होंगे? जिसका मोलर मास सबसे कम है, सबसे कम। NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस सबसे कम है, लिहाजा उसके जो मोल बनेंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा मोल वाला जब सॉल्यूट होगा तो उसके पार्टिकल भी सबसे ज्यादा होंगे, और जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो उससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हो। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना या वेपर प्रेशर का कम हो जाना, ये सारा वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में आंसर हमारा क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें सोडियम क्लोराइड के सबसे ज्यादा बनेंगे जब हम इतने इतने परसेंट सोल्यूशन बनाएंगे ये सारे। ठीक है जी, अब हो गया क्लियर? वो पिछले वाली बात भी इससे कंपेयर करके हम दोनों चीजें जो है वो उससे कॉन्सेप्ट बन गया। सर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं उतना कम वेपर प्रेशर होता है। नहीं नहीं जितने नहीं, ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं उतना कम वेपर प्रेशर होता है सर, ये ठीक है मैं बात। आपको बताता हूँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जी, मींस Difference- पार्टिकल्स ज्यादा हो रहे हैं तो लोअर हो रहा है। हाँ जी, ये आपने पढ़ा है पीछे कि जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स करते हैं ना, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। शर्त ये है कि आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये दो कंडीशन हम पीछे पढ़ के आए। अब ये जो गैप है कि कितना कम होना है, कितनी कमी होगी, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट अब जो मर्जी लेके उसमें डिजोल्व करें, उसमें कम होना ही होना है। जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, ज्यादा पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर बनेंगे, वो उसमें कमी ज्यादा कर देगा। यही पूछना चाह रही थी आप? जी सर बिल्कुल यही। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उसके अंदर होंगे, उतनी वो चेंज ज्यादा आएगी, वो कमी ज्यादा आएगी। चाहे वो वेपर प्रेशर में कमी के लिहाज से हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन के लिहाज से हो, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी के लिहाज से। क्लियर हो गया जी? जी सर। which of the following solute will cause maximum depression in freezing point when its 1 mole solution is prepared? हाँ जी, 1 मोलर सोल्यूशन आपने बनाना है, तो जाहिर है किसके सबसे ज्यादा पार्टिकल बनेंगे इसके अंदर? पोटाशियम क्लोराइड। अगर हम सिर्फ फार्मूला यूनिट को देखें, ये सारे साल्ट है, ठीक है, पर क्रोमियम क्लोराइड। फार्मूला यूनिट जो है, पोटाशियम क्लोराइड के 2 होंगे, सोडियम क्लोराइड के 2 होंगे, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 3 होंगे, क्रोमियम क्लोराइड के 4 होंगे। अब हमने सिर्फ इसको क्यों देखा? क्योंकि उसने सोल्यूशन की यूनिट हमें मोल में ही बता दी, 1 मोल सोल्यूशन। ठीक है, मोल ही बता दी। अगर ग्राम बताए तो फिर हमें मोल बनाने पड़ते हैं, फिर हम वो कैलकुलेशन करके उस पर जाएंगे। लेकिन इसने डायरेक्ट बताया, मोल दिए, तो हम सिर्फ फार्मूला को देखते हैं, जिसके ज्यादा आयन होंगे वो क्रोमियम क्लोराइड है, ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन कॉज करेगा। यूज ऑफ एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल इज एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ, जी ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे एक ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, ये एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, वो क्या थी? जो मैस ऑफ द कंपोनेंट पे भी डिपेंड करती है। मेरे ख्याल में ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो उस पर इफेक्ट कर रहा है, उसका मोलर मैस चेंज हो रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आ रही है, तो वो उसके मैस पे डिपेंड कर रहा है। जितना मैस ज्यादा होगा, वो उसका वो भी ज्यादा होता जाएगा, उसकी जो फ्रीज चेंज इन वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसके मैस पे डिपेंड कर रही होती है जो चीज़, वो एडिटिव प्रॉपर्टीज में भी आती है। लेकिन बुक में इसने ये कॉलिगेटिव का ही जिक्र किया हुआ है, उसी में टॉपिक चल रहा है। ठीक, मैंने आपको अपने सजेशन दे दिए, बाकी आप देख लीजिए। वैसे ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग condition must be fulfilled to observe the colligative property? Solution should be dilute, solute should be non-volatile, solute should be non-electrolyte, all of the above. All of above. An aqueous solution of methanol in water has vapor pressure. जी क्या होगा? मेथनॉल को वाटर में डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? नहीं, मेथनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वाटर से वीक होगी, ज्यादा होगी।
अब देखें, जब भी आप सॉल्यूट सॉल्वेंट की मिक्सिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखना है कि पहले सॉल्यूट फॉर्म में और सॉल्वेंट फॉर्म में जब वो अलग अलग थे, उस दौरान उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस्म की थी, और जब उनको मिक्स किया तो फिर किस किस्म की है। ठीक है, अब वाटर के केस में प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू भी हो रही है, हाइड्रोजन के थ्रू भी हो रही है, स्ट्रॉन्ग है। मैथनॉल में वीक है। आपस में जब वो जुड़ रहे हैं तो फिर वाटर वाली जो है वो भी वीक हो जाएगी, क्योंकि उनके दरम्यान में मैथनॉल आ जाएगा। तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन के केस में कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा more than that of water. The molar boiling point constant is the ratio of elevation in boiling point of G. क्या आएगा ये पीछे हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिहाज से भी पढ़ चुके हैं। मोलैलिटी 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। द relative lowering of vapor pressure is equal to, relative lowering of vapor pressure आपने पढ़ा है, किसके इक्वल होता है, फार्मूला कोई याद है उसका? relative lowering of vapor pressure delta P over P naught P node और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपने निकालना है, वो क्या निकलता है? अब देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, 18 ओवर 180 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.1। हाँ जी 0.1 आ जाएगा। 0.1 मोल है ग्लूकोज के और 90 ग्राम है वाटर, तो 90 ग्राम जो वाटर है उसके कितने बनेंगे? 90 ग्राम वाटर के कितने मोल बनेंगे? 5। अब मोल फ्रैक्शन है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब ग्लूकोज का हमने बताना है, तो ग्लूकोज के मोल ऊपर आ जाएंगे कितने? 0.1। नीचे कितना आएंगे? 1/5 5 सिर्फ आएगा। या 5 के साथ टोटल 5 तो अकेले वाटर के हैं, उसके साथ ग्लूकोज 5 प्लस 0.5.1 तो 0.1 ओवर 5.1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/51। सी ऑप्शन है। Which of the following solution has the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है जी? हाँ जी, ये भी उसी तरह का है जो पीछे हम कर चुके हैं। 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया जी, 6% का मतलब 100 में 6 ग्राम, 100 में 6 ग्राम है तो 1000 में 60 होंगे। मोलैलिटी आपने निकालनी है ना, क्योंकि मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मोल निकालने हैं या मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी मोल निकाल के ही मोलैलिटी पे जाते हैं। तो आप इसके मोल पहले बनाते हैं। 100 में 6 ग्राम है, 1000 में 60 होंगे, 1 मोल हो गया, क्योंकि 60 इसका मोलर मास होता है ना यूरिया का। 18 ग्राम है, 18% का मतलब 100 में 18 है, 1000 में 180 होगा, ये भी 1 मोलर बनेगा। 5.85 ये 58.5 सोडियम क्लोराइड 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो। अब बताएं क्या सबका सेम होगा? हम नंबर ऑफ पार्टिकल देखेंगे ना अब हम। गुड, वेरी गुड। वो किसमें ज्यादा होगा? अब हमने ये नहीं देखना कि सबके मोल बराबर हो गए लिहाजा ऑल ऑफ सेम। ज्यादातर मिस्टेक लोग इस तरह करते हैं कि बस देख लिया एक पैरामीटर वो बराबर, इसका मतलब होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोस्टली लोग जिनको पता भी होता है वो भी गलत कर देते हैं। सिर्फ एक चीज को इग्नोर कर देते हैं कि वो आगे नाम नहीं पढ़ते। ये यूरिया है, ये ग्लूकोज है, ये सोडियम क्लोराइड। यूरिया और ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, वो जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही उसके अंदर बनेंगे, डिसॉल्व होंगे। लेकिन सोडियम क्लोराइड ये फार्मूला होता है, ये जितने मोल लेंगे उसके अंदर आयन उससे डबल हो जाए, तो लिहाजा ये वाला जो है इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी with that is absorbed or released when a substance form solution is termed as, हाँ जी, heat of solution। हीट ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन हीट ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी क्यों नहीं होगी? एंथैल्पी चेंज होगा तो फिर हम सोच सकते थे। ठीक है, एंथैल्पी है, ठीक है, और एंथैल्पी होती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, नॉट चेंज। डेल्टा एच होता है फिर हम सोच सकते थे कि वो है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने इस चीजों को हर एक एंगल से देखा करें ना, बाकी के क्यों नहीं है।
एक आपको लगता है, लेकिन जब तक आप ये नहीं देखेंगे ना कि बाकी के क्यों नहीं है, आपको क्लियरली पता नहीं चलना कि वो उसने पूछा क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होगी जी, क्या आती है? आमतौर पे हम यूनिट हीट ऑफ किलो जूल सोल्यूशन जो पर है वो मोल। किलो जूल पर मोल ही कहते हैं। ठीक है, जितने भी आती हैं यही यूनिट यूज की जाती है। हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये वैल्यू तो मुझे खुद नहीं याद, ये आपको देखनी पड़ेगी नेट से या बुक में होंगी, ये आपको पता चल जाएगी। ये रट्टे वाली चीजें मुझे कम ही याद होती है टेबल बना हुआ था। जी। ये तो मैंने कहा रट्टे के वाली बात है, टेबल बना हुआ है उसमें। हाँ जी, वहां से आप करेंगे जी। ये क्या है जी, -321.0 किलो जूल पर मोल इज द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा होगा, ये भी हीट वैल्यू आपको रिलीज ध्यान होगी। रखनी है कि आमतौर पे पोटेशियम हीट क्लोराइड। रिलीज होने वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड। पोटाशियम का साइज, एल्यूमिनियम का साइज, क्लोराइड, पोटाशियम और पर एल्यूमिनियम चार्ज देख लें। जी, एल्यूमिनियम का यही हो सकता है। इसका ही चांस है कि इसका जो है आयन के ऊपर चार्ज मैक्सिमम है, ठीक है, बाकी जो है उनके ऊपर चार्ज जो है वो कम है। तो ये सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग हो तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की निस्बत पोटाशियम क्लोराइड जो है वो ज्यादा आयनिक करेक्टर शो करता है। डिसोल्यूशन भी देखनी है कि किसकी डिसोल्यूशन ज्यादा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोवेलेंट करेक्टर की तरफ जाती हैं चीजें, ठीक है। मेरे ख्याल में ये शायद पोटाशियम क्लोराइड हो, लेकिन ये आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद। मैं अगर इसका तुक्का लगाऊंगा ना तो इन दोनों चीजों में मैं पोटाशियम क्लोराइड को प्रेफर करूंगा सर मुझे शायद। याद है वैल्यू। ठीक है कि अच्छा सर इन दोनों में एल्यूमिनियम क्लोराइड की 4600 में होती है। 46 और 100। पोटाशियम अच्छा 4600। सर इसकी इसकी 1900 में होती है। 1900 ये वो इसके जाउल में राउंड अबाउट जाउल में होगी। किलो जूल चले, पर मोल। हो में सकता तो है ये है। एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर ज्यादा होगी तो उसकी वजह क्या होगी कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज जो है वो ज्यादा है और ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा उसके साथ, ठीक है। ये बस आप इसमें कॉन्सेप्ट, ये दोनों तो हो नहीं सकते। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हाइड्रेशन सिंपल डिसोल्यूशन होता है, पानी के अंदर कोई साल्ट डिसॉल्व करें तो पीएच चेंज ना हो तो हाइड्रेशन है, और अगर पानी की पीएच चेंज हो जाए तो हाइड्रोलिसिस है, वो एसिडिटी हो जाए तो हाइड्रोलिसिस। विच कैटाइन हैज लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ जी, इसमें क्या होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसकी लेस होगी? मैग्नीशियम की तो ज्यादा होगी, इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, चार्ज ज्यादा है। इन सब का चार्ज सेम है, तो इसमें जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसकी सबसे कम हो। अब लिथियम सोडियम पोटाशियम, पोटाशियम हो गया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डू नॉट हाइड्रोलिसिस, इसकी क्या मैंने बताया था, पीएच चेंज नहीं होगी ना फिर। कौन से होते हैं जो हाइड्रोलिसिस नहीं करते? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोलिसिस नहीं करते। जो इसकी कोवेलेंट। नहीं वो इसका मैंने एक बात आपको बताई गई है कि जो भी साल्ट होता है ना उसकी फॉर्मेशन देख लें। कोई भी साल्ट दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक उसके अंदर एसिड होता है और एक बेस होता है। अगर आप बेस। एसिड और बेस को मिला के साल्ट बनाते हैं, अगर ये दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो दूसरा वीक हो तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा, यही याद रखना है। समझ आती बात? दोनों वीक हो फिर भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, दोनों स्ट्रॉन्ग हो फिर भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अगर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो तो उससे बनने वाला जो साल्ट होगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा। और क्यों करेगा ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये कॉन्जुगेट वाली वो बात आती है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला जो बेस होता है वो वीक होता है, और वीक एसिड से बनने वाला जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तो इसमें से कोई एक वीक है तो उसका जो पार्टिकल जो पार्ट साल्ट के अंदर जाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो पानी को ब्रेक कर देगा।
पानी को हाइड्रोलाइज कर देगा और उससे हाइड्रोजन और OH को अलग कर देगा, जिसकी वजह से उसकी pH जो है वो बदल जाएगी। तो इस केस में सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलकर बना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। HCl। दोनों क्या है? साल्ट स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यहीं पे नहीं हमारा होगा। ठीक है। इस केस में देखें सोडियम और कार्बोनेट है, तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड वीक है, वीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा। इसी तरह हो इसमें जाएगा। HCl और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो HCl स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। वीक है। इसी तरह H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, कॉपर हाइड्रोक्साइड सर वीक है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ठीक है। सर मेटालिक कॉपर होगा का वो, हाइड्रोक्साइड शायद बनता नहीं। कॉपर का Cu2OH हाइड्रोक्साइड ट्वाइस। नहीं बनता, नहीं सर। ये मेरे इल्म में नहीं है कॉपर का हाइड्रोक्साइड, इसका कभी मैंने पढ़ा नहीं है वैसे। सर कॉपर का ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट, वो तो बनता है, मैं वही बता रहा हूँ ना। कॉपर ऑक्साइड को पानी में डालें तो क्या होता है ये बता रहा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है Cu2OH ट्वाइस। हूं। मतलब मुझे लगता है कि बनता है, लेकिन हो सकता है आपकी ग्रीनिश बात ब्लू सही। कलर और ब्लूइश ग्रीन सॉलिड का कलर का होता है ये। हाँ वो तो उसके साल्ट होते हैं ना, कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका फॉर्मूला पड़ा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि बीबी ने जो बताया है वो कॉपर ऑक्साइड भी होता है, वो भी बेसिक इन हाँ जी, हाँ नेचर जी, होता है और वो हो भी जाएगा है ना सल्फ्यूरिक सर। एसिड के हाँ साथ जी। रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड भी होता है, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये मजीद आप कंफर्म कर लीजिएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, मुझे लगता है मैंने पढ़ा हुआ है, शायद ये आपने कहा कहीं पढ़ा हो। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज पीएच। जी, सोडियम क्लोराइड की पीएच क्या होती है? दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो pH 7 होगी, क्योंकि ना तो वो हाइड्रोलाइज करेगा, हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, तो pH 7 से ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ना ज्यादा होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन विद द pH ऑफ लेसर देन 7, मतलब एसिडिक बनाएगा। अब एसिडिक कौन सा बनाएगा? जो एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब एसिड प्रोड्यूस करना है, मसलन अब कौन सा होगा जी जिसका जो बेसिक पार्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब एक एसिड है ना, वो उसने प्रोटॉन दिया, वो बेस बन गया, ठीक है। अब वो बेस प्रो एसिड का जो है वो कॉन्जुगेट बेस है, क्लियर होगी बात। अब यानी कि कॉन्जुगेट, वीक एसिड। हाँ जी, आपने क्या करना है, pH 7 से कम रखनी है, मतलब मीडियम एसिडिक होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। अब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कौन कर सकता है? जो OH ले सके, और OH कौन लेगा? जो दूसरी तरफ से मेटल का पार्ट होगा, मसलन उसके अंदर जो ये मेटल्स हैं, इसको देखें, कॉपर सल्फेट को, ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन कॉपर आएगा ना फिर। हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब देखें, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी मौजूदगी की वजह से pH क्या होगा? कम तो होनी चाहिए। 7 से कम हो। सर वैसे भी 2 मोल्स प्रोटॉन बनेंगे ना। हाँ जी, उस लिहाज से भी है, लेकिन आप देखें ना, ये उसके जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस है उसके लिहाज से हम कह रहे हैं कि वो उसको लेके, ये आप सिंपल ये देखें कि उससे बनने वाला एसिड कौन सा बनता है, क्योंकि आपने pH 7 से कम करनी है तो एसिड बनाना है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसमें HCl बनता है, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड बेस भी है, वो न्यूट्रल कर देंगे। वो न्यूट्रलाइज हो इसमें गया। एसिटिक एसिड बनता है, इसमें कार्बोनिक एसिड बनता है, तो इन सब से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। वो ये वाला साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट प्रोड्यूस। जी, पोटेशियम एसीटेट क्या करेगा? एसीटेट एक वीक है, वीक बेस है, उससे प्रोटॉन लेके ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। पोटेशियम एसीटेट को डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनना है?
एसिटिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से strong पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी की वजह से ये सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन। बेसिक। ठीक है, क्योंकि साथ जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, उसके ऊपर जो बेसिक करेक्टर है वो डोमिनेंट हो जाएगा। एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एज पीएच क्या हो गई जी, लेस देन 7। Which of the following salt dissolved in water to form a solution with the pH greater than 7? जी, इसकी बेस स्ट्रांग होगी अब। जिसकी pH 7 से ज्यादा होगी। बी को देखें, सोडियम कार्बोनेट, तो इससे बी कौन सा होगा एसिड सोडियम बनता है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO3 से कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, द सब्सटेंस विच हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या बोलते हैं जी, हाइड्रेट्स बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल आर कॉल्ड हाइड्रेट्स, ये भी वही आ जाएगा। अच्छा जी, salt of weak acid with strong base when dissolved in water gives neutral solution। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड है ना तो इससे बनने वाला बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड है, यही है ना। आप ये समझ लें एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों का साल्ट आपने लिया, सोडियम एसीटेट बनाया। सोडियम एसीटेट को पानी में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेसिक होगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट में all water molecule are attached with copper ion, all water molecule are attached with sulfate ion जी। The 3 water molecule are attached with copper ion and 2 with water molecules are 4 water molecules are attached with copper ion and 1 with sulfate ion। हाँ जी, कैसे होता है ये, ताज़ा ताज़ा फ्रेश जो लोग हैं वो बताएं जरा। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, यही बताया हुआ है ना। कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद आर अटैच्ड विद सल्फेट आयन। इसमें हम कॉपर आयन की बात करते हैं, वो मेटालिक आयन के साथ वो अटैच होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनकी क्रिस्टल फॉर्म। लें जी, आज के लिए ये मेरा ख्याल है इसमें अब पूरा चैप्टर कवर हो गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मीटिंग करेंगे, उसमें नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। किसी को भी इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मुझे वैसे मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।